प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं नाम ईश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु विद्यालय। जीव विज्ञान क्लास 12th में हम लोग जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया था और इसके बाद जो अब सेकेंड पार्ट है जिसमें हम जन्म नियंत्रण यानी बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल की बात इसमें हम लोगों को करना है। तो जन्म नियंत्रण मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जन्म दर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है और इसके कारण एक बहुत ही भयावह स्थिति बनती जा रही है। मृत्यु दर कम है, जन्म दर अधिक है, जनसंख्या नियंत्रण में बहुत ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। 1650 ईस्वी में जब विश्व की मानव जनसंख्या लगभग 60 करोड़ थी, तब इनकी घातांकी प्रावस्था यानी एक्सपोनेंशियल फेज जो थी इसकी प्रारंभ हुई और मानव जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि होने लगी। 2017 में विश्व की मानव जो जनसंख्या थी लगभग 7.6 अरब यानी 760 करोड़। भारत की उस समय जनसंख्या थी मात्र 1.34 अरब यानी 134 करोड़ के लगभग उस समय थी। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है, जबकि यहाँ विश्व की 17.63% जनसंख्या निवास करती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ने की दर है वो कितनी तीव्र है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए इस तारतम्य में ये जनन और स्वास्थ्य चैप्टर को रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम जागरूक हों, समझें किस तरीके से हम जन्म नियंत्रण पर कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर जो है नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ढेर सारी विधियां अपनाई जाती हैं। इनमें से मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, मेथड ऑफ यानी जन्म नियंत्रण की जो विधियां हैं, बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण की विधियां जन्म नियंत्रण की विधियां यानी जन्म नियंत्रण पर कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, किस तरीके से हम निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध की प्रक्रिया में बहुत ढेर सारी विधियां अपनाई जाती हैं। उनमें से कुछ विधियां ध्यान रखेंगे स्थायी हैं, कुछ अस्थायी विधियां हैं, परमानेंट मेथड और टेम्परेरी मेथड। पहले स्थायी विधियों को हम लोग देखेंगे। परमानेंट मेथड, स्थायी विधियां। स्थायी विधियां मुख्य रूप से अगर देखा जाए
तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है, ध्यान रखेंगे, परमानेंट मेथड में सर्जिकल स्टेराइलाइजेशन, यानी शल्यक बंध्याकरण कह सकते हैं। सर्जिकल माने शल्य चिकित्सा के माध्यम से कह लीजिए, सर्जरी करके स्टेराइलाइजेशन इसको क्या कर सकते हैं, शल्यक बंध्याकरण, शल्यक बंध्याकरण, ये स्थायी विधियां। इसमें से मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे किस तरीके से हम चिकित्सीय सुविधा दे करके उनका जो है ऑपरेशन करके और उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये सबसे स्थायी विधि है, और इसमें है मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी और दूसरा इसमें भी ले सकते हैं, वैसेक्टोमी माने होता है, हिंदी में बोलते हैं नसबंदी, और ट्यूबेक्टोमी माने होता है नलबंदी। ट्यूबेक्टोमी, नलबंदी, अक्सर यहाँ पर हम लोग गलत कर जाते हैं, इसको ध्यान रखना। पुरुषों की नसबंदी होती है और स्त्रियों की नलबंदी होती है। ये दोनों ही मेथड अपनाई जाती है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में, इस मेथड में क्या करते हैं, सर्जरी करके, ये ज़्यादा आसान विधि होती है ट्यूबेक्टोमी की अपेक्षा, परंतु ज़्यादातर महिलाओं का ही देखिए ऑपरेशन कराकर यानी नलबंदी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पुरुषों में इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो वासा डिफरेंस है उसको कट करके बांध देते हैं। वासा डिफरेंस को कट करके क्या करते हैं, बांध देते हैं। ध्यान होगा आपको कि पुरुषों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो टेस्टिस होते हैं, जिसमें से इपिडिडाइमिस इसके ऊपर लिपटा रहता है, याद होगा, दो टेस्टिस स्क्रोटम में पड़ चुके हैं पूर्व संरचना, और ये टेस्टिस दोनों जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर उसके ऊपर की संरचना यूरेनरी ब्लैडर, जहाँ पर दो यूरेटर आते हैं, ध्यान होगा आपको, यूरेटर आते हैं और ये यूरेनरी ब्लैडर में खुलते हैं, और यहाँ पर ये जो वासा डिफरेंस है ये जाकर यहाँ प्रवेश करता है इसके अंदर। ये इधर से भी दिखाएंगे तो इधर से भी दर्शाएंगे कि वासा डिफरेंस जाकर इसके अंदर प्रवेश करता है। तो ये जो वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस, इसको क्या करते हैं, इसको कट करके यहाँ से काट देंगे और कट करके मोड़ देते हैं, और इसको धागे से बांध दिया जाता है। काट करके इसको क्या करते हैं, इसको भी धागे से बांध देंगे, इसको बांध देंगे, ऐसे इधर भी कट करके बांध देंगे। तो यहाँ पर काफी आसान मेथड होती है, इसको करना काफी आसान रहता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक पुरुष की नसबंदी की जाती है, ये दिमाग में आपको होना चाहिए। स्त्रियों में क्या करते हैं, स्त्रियों की अगर बात करें तो इनकी नलबंदी होती है। नलबंदी का मतलब यहाँ पर है कि मुख्य रूप से अगर इनमें देखें तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, जैसे ये मादा जनन भाग हो गया, मान लीजिए कि ये मादा जनन भाग है, बनाने की चित्र आपको जरूरत यहाँ नहीं है, पर यहाँ दिखाने के लिए संरचना में ये
जरूरी है कि आप बता सकें। तो ये फैलोपियन ट्यूब को इसको कट करते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब थी, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट अंडवाहिनी। इसको क्या करते हैं, इसको काट करके ये फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं धागे से। यहाँ कट करके बांध दिया गया और यहाँ कट करके ये बांध दिया गया। ऐसे इस साइड का भी कट करके बांध देंगे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया जो की जा रही है, काट करके इसको धागे से क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए, क्योंकि ओवम यहाँ ओवरी से जो निकलेगा, डिस्चार्ज होगा, वो यहाँ पर आएगा पर आगे नहीं जा सकता, और उधर से स्पर्म आएंगे तो ये भी आकर निषेचन नहीं कर सकते। इस तरीके से कह लीजिए कि स्पर्म और ओवम में नहीं मिल पाएंगे, न मिल पाने की वजह से निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये स्थायी मेथड है, ज़्यादातर लोग इसको लास्ट में कराते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो भयावह स्थिति बनेगी। सरकार की नीतियां हम दो हमारे दो का पालन करना नितांत आवश्यक है। पुरानी बातें छोड़ना है। हम दो हमारे दर्जन, जिसके कारण इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी। अब हम दो हमारे दो, वैसे और अच्छा है कि हम दो हमारे एक का हम अगर पालन करें, इस मेथड पर चलें, तो जनसंख्या शीघ्र ही नियंत्रण की जा सकती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए कह लीजिए कि महत्वपूर्ण विधियां। इसी तरीके से तो ये बात दिमाग में आपको रहे, प्रश्न पूछ देता है कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या है। ट्यूबेक्टोमी किसकी होती है, महिलाओं की, और वैसेक्टोमी किसकी की जाती है, पुरुषों की। तो ये मुख्य रूप से ट्यूबेक्टोमी माने नलबंदी और वैसेक्टोमी माने नसबंदी। तो ये काफी महत्वपूर्ण दोनों बातें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से एक और है नॉन इंसिशनल स्टेरिलाइजेशन, अकर्तनीय बंध्याकरण। दूसरा मेथड इसमें परमानेंट में ये भी अपना सकते हैं। नॉन इंसिजनल स्टेरिलाइजेशन, INCISIONAL बंध्याकरण, स्टेरिलाइजेशन हिंदी में इसको कहेंगे, हिंदी इसकी है अकर्तनीय बंध्याकरण। अकर्तनीय बंध्याकरण, इसमें अकर्तनीय बंध्याकरण में अगर ध्यान दें, मुख्य रूप से अगर किया जाता है महिलाओं में, ये महिलाओं के द्वारा कह लीजिए कि अपनाई जाने वाली मेथड होती है, विधि होती है। और इसमें मुख्य रूप से इसको इस्योर कहते हैं, इस्योर। तो ये विधि में क्या करते हैं, इसमें पॉलिएस्टर फाइबर यानी पॉलिएस्टर के जो तंतु हैं और निकिल, टाइटेनियम या एवं स्टेनलेस स्टील, इनके जो है से निर्मित कह लीजिए, इनके द्वारा बना हुआ एक माइक्रो इन्वर्ट कॉइल होता है, यानी सूक्ष्म सन्निवेशी छल्ले, माइक्रो इन्वर्ट कॉइल, उसको कैथेटर कह सकते हैं। इसका बना होता है, ये बता दिया गया। पॉलिएस्टर फाइबर होते हैं, तंतु होते हैं, निकिल,
टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। इसको क्या करते हैं, इसको मुख्य रूप से फीमेल के, स्त्री के यूटेरस के थ्रो फैलोपियन नलिका में इसको पहुंचाया जाता है और वहां पर ये पहुंचकर स्थापित हो जाता है। फिर कोशिकाओं का समूह बनकर इसको पूरा ब्लॉक कर देता है, पैक कर देता है फैलोपियन ट्यूब में। आगे जब कह लीजिए कि शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिल पाएंगे, इस पर जाएगा तो कहाँ जाएगा, चूंकि वो ब्लॉक हो चुका है मार्ग, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। उसके फैलोपियन ट्यूब से पहले ही उस कैथेटर में जो स्पर्म होते हैं वो संग्रहित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। तो ये मेथड भी कह लीजिए किस तरीके से अपनाई जाती है। इसी तरीके से ये तो स्थायी विधियां हैं, कुछ ध्यान रखेंगे। अस्थायी विधियां भी हैं, टेम्पोररी मेथड कर सकते हैं, परमानेंट के जगह क्या कर सकते हैं हम दूसरी विधि। हालांकि इन विधियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। टेम्पोररी माने अस्थायी विधियां, टेम्पोररी मेथड, अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियों में मुख्यतः अगर देखा जाए तो कुछ सुरक्षित हैं, कुछ जो है असुरक्षित विधियां हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम लोग देखें तो रिदम मेथड है, सेल्फ पीरियड जिसको कह सकते हैं। रिदम मेथड, सेल्फ पीरियड, रिदम मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं, देखिए सबसे बहुत जरूरी होती है ये जो विधि होती है, इसमें लगभग 80% कह लीजिए कि गर्भधारण की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसमें मुख्यतः जो आपने इसके पूर्व चैप्टर पढ़ा था, याद दिला दें, वहाँ पर आपको जानकारी दी गई थी कि स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ऋतुस्राव 28 दिनों का होता है। उसके ठीक 14वें दिन ओवरी से ओवम जो होता है, अंडाणु जो होता है ओवरी से, ये डिस्चार्ज होता है, ये बाहर आता है। 14वें दिन आता है, ये बात दिमाग में फिट रहे। अब इधर 2 दिन पीछे आ जाइए, यानी 12वें दिन से, क्योंकि शुक्राणु जो होता है वो 24 से 48 घंटे तक जीवित रह सकता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर वो वहां पर जीवित रह सकता है। और उस बीच में अगर ओवम आएगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सकती है। तो 2 दिन पीछे आ जाए। और अंडाणु बनने के बाद भी उसका भी जीवन काल होता है, वो भी 2 से 3 दिन, कभी कभी 72 घंटे तक, 48 से 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। यानी इधर 16वें 17वें दिन तक चले जाए, बल्कि 18वें दिन तक कह लीजिए, 18वें दिन तक चले जाए, तो 12वें से लेकर के 18वें दिन तक, इस बीच में अगर कह लीजिए कि फीमेल का अपने पार्टनर से, हस्बैंड से यदि मिलन नहीं होता है तो निषेचन की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से कह लीजिए कि नियंत्रण पाया जा सकता है, पर इसके लिए जागरूक होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी। जागरूक रहेंगे तभी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है जिसको किया जा सकता है। दूसरा ध्यान रखेंगे,
दूसरा क्वाइटस इंटेरेपस क्वाइटस माने होता है, ध्यान रखेंगे, अपूर्ण, इंटेरेपस RUPTUS PTUS इंटरप्टस, यानी कह सकते हो क्वाइटस इंटरप्टस माने अपूर्ण सहवास। ये कारगर मेथड वैसे नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस मेथड में क्या करते हैं, ये वो मेथड है जिसमें जो मेल है पॉपुलेशन के लास्ट चरण में, जब वो क्लाइमेक्स स्टेज कह लीजिए उसकी आती है, जिसमें इजिपुलेशन, स्पर्म त्यागने का समय आता है, चरम अवस्था होती है, उस अवस्था में अपने सेक्सार्गन पेनिस को बाहर निकाल लेना, यानी स्पर्म अंदर न जाने पाए। पर ये सब मेथड बहुत ज़्यादा कारगर मेथड नहीं है, उस समय इन बातों का ख्याल रखना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसी तरीके से हार्मोनल मेथड भी है। हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड में मुख्यतः ध्यान रखेंगे, कुछ अगर देखा जाए तो बहुत ढेर सारी टैबलेट आती हैं, जैसे उनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनका उपयोग किया जाना, जैसे मालायन, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अधिकता होती है, जो FSH और LH की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनके कह लीजिए उसको प्रभाव को कम कर देते हैं, और इस तरीके से कह लीजिए गर्भधारण की प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इनका भी काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से और मेथड भी हैं। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इसका भी प्रयोग किया जाता है। डिवाइसेस, इसको शॉर्टकट में कहना हो तो IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इसमें प्लास्टिक की या कॉपर टी या कह लीजिए स्टेनलेस स्टील की बनी कुछ वस्तुएं होती हैं, जिनको यूटेरस के अंदर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जो स्पर्म की संख्या को कम कर देती है, उसमें स्पर्म्स को कलेक्ट कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, और स्पर्म की संख्या कम हो जाने पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो जनरली ये भी मेथड अपनाई जाती है। इसके अलावा कुछ और विधियां हैं, जैसे स्पर्मिसाइड्स, यानी स्पर्मिसाइड्स का मतलब शुक्राणुनाशी, कुछ क्रीम्स हैं जिनका उपयोग जेली, क्रीम, फोम, इनका उपयोग भी किया जाता है पॉपुलेशन से पहले। तो ये भी वेजाइना के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन होने से रोकते हैं। इसी तरीके से मेल कंडोम्स का भी प्रयोग किया जाता है,
निरोध ये भी अपनाते हैं। कोपुलेशन से पूर्व रबर की बनी हुई कह लीजिए थैली होती है, उसको मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर कवर कर लेते हैं उससे, और इसका भी उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से वेजाइनल पाउच भी आता है, उसका भी उपयोग करते हैं, वो फीमेल कंडोम भी कह सकते हैं उसको। तो ये बहुत ढेर सारी विधियां हैं, इनका जो है कह लीजिए कि उपयोग किया जाता है, और इस तरीके से चाइल्ड बर्थ में नियंत्रण में काफ़ी ये कारगर समझा जा सकता है। इसी में एक चीज और भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है, और वो है एमटीपी। एमटीपी का मतलब है, ध्यान रखेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको कर सकते हैं गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। यानी गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन मतलब मेडिकली ध्यान रखेंगे, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको जान लेना आवश्यक है। क्या ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आया करता है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी गर्भपात यानी कह लीजिए कि एबार्सन का तात्पर्य जो है गर्भधारण की प्रक्रिया को समाप्त करने से। कभी कभी कुछ कारणों से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती कि आप नहीं चाह रहे हैं कि संतान हो, परंतु कुछ ऐसे कारण पड़ जाते हैं कि स्त्रियां जो है कह लीजिए कि प्रेगनेंसी पीरियड में पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कारण बनते हैं, जैसे आपने कुछ इसके गर्भ निरोधक का प्रयोग किया और उसमें गर्भ निरोधक की असफलता हो गई। इसी तरीके से माता के जो है कह लीजिए फीमेल के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर संभावित संकट है, गर्भधारण हो गया है, लेकिन आगे जो है समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे ही कुछ केसेस आ जाते हैं, जैसे रेप बलात्कार के केसेस आ जाते हैं और गर्भधारण हो जाता है, या पल रहा जो शिशु है गर्भ के अंदर उसके ऊपर उसके स्वास्थ्य पर कोई संकट आने वाला है। ऐसी जब परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं तो इनको जो है मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय कह लीजिए गर्भ समापन की विधि के द्वारा इनको समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए अनुमति दी जाती है कि इस तरीके की संतान को रोका जाए। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे हार्मोन्स द्वारा करते हैं, बाई हार्मोन्स। तो कुछ इस तरीके के औषधि आती हैं जिनमें
हार्मोन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, इनका उपयोग करके उस अनचाहे कह लीजिए कि गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से जो एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं उनका जो है उपयोग किया जाता है। ये मेथड केवल 9 सप्ताह 9 वीक का जो कह लीजिए कि फीड्स है उस पर उपयोग किया जा सकता है, नहीं तो ज़्यादा फिर समस्या खड़ी हो सकती है। इसी तरीके से वैक्यूम एस्पायरेशन की मेथड है, निर्वात चूषण जिसको बोलते हैं। इस मेथड में 16 सप्ताह तक ये प्रयोग किया जा सकता है और इसमें छोटी सी लचीली नलिका के रूप में कह लीजिए वेजाइना के अंदर उसके रास्ते में सन्निविष्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है और चूषण विधि द्वारा ये गर्भ को कह लीजिए कि फ्लूइड्स को समाप्त कर देता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधि होती है। इसी तरीके से सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में 16 से 20 सप्ताह तक 16 to 20 वीक्स का जो फ्लूइड्स होता है उसको बाहर निकाला जाता है ऑपरेशन मेथड से। तो ये विधियां भी अपनाई जाती हैं। ये जरूर है कि ये जो MTP जो मेथड है, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो विधि है, इसमें कुछ जोखिम होता है, काफ़ी खतरे होते हैं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि इस मेथड के द्वारा यूँ कह लीजिए कि काफ़ी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव की स्थिति बनती है। इसलिए ये विधियाँ बहुत ज़्यादा कह लीजिए कारगर नहीं समझी जा सकती है। तो इसके बाद में आपको लगता है कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आगे एमनियोसेंटेसिस मेथड है, तो एक लेक्चर और जो है हम सोचते हैं इसमें और किया जाए, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमनियोसेंटेसिस, टेस्ट ट्यूब बेबी, गिफ्ट GIFT, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये कुछ ऐसी मेथड हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज यहाँ तक हम लोग देखेंगे। थैंक यू।